नमस्ते बच्चों। हमारा दूसरा अध्याय चल रहा था मानव तंत्र और उसमें भी चल रहा था श्वसन तंत्र। अब हम वंस अगेन वापस से उसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे जिससे कि आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो हमने पिछली क्लास में आपको पूरा करा दिया था, अब वापस से थोड़ा सा हल्का सा रिपीट करेंगे। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र में आप लोगों ने तीन भाग पढ़े थे श्वसन तंत्र के। कौन कौन से? ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और मांसपेशियां, श्वसन मांसपेशियां। ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर हमने क्या पढ़ा था बच्चों? ऊपरी श्वसन तंत्र में हमारे कई भाग थे। पहला भाग था हमारा नाक नासिका, दूसरा भाग था हमारा मुख और तीसरा भाग था हमारा ग्रसनी और उसके बाद चौथा भाग था ऊपरी श्वसन तंत्र का। कौन सा भाग था बच्चों? याद कीजिए, स्वर यंत्र यानी कि लैरिंग्स। अब इनके बारे में आपको बताया था। उसके बाद हमारा आया था निचला श्वसन तंत्र। निचले श्वसन तंत्र में हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चों? श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं और फेफड़े यानी कि लंग्स। इसके बाद हमारी मांसपेशियां आई थी। तो अब हम इसका वेन डायग्राम से अच्छे से याद करेंगे कि हमें बिल्कुल एकदम कंठस्थ याद भी हो जाए और समझ में भी आ जाए। तो इसका वेन डायग्राम बनाएंगे शॉर्टकट में और उसको अच्छे से एक एक पॉइंट वाइज याद करेंगे बच्चों। तो श्वसन तंत्र हम पढ़ रहे थे और श्वसन तंत्र में हमारा पहला श्वसन तंत्र का पहला भाग था ऊपरी श्वसन तंत्र। अब हम इसको ऊपरी श्वसन तंत्र ऐसे ना लिख के हम डायरेक्ट समझाएंगे आपको। सबसे पहला ऊपरी श्वसन तंत्र का भाग था नासिका। नासिका यानी कि नोज, नाक, और इसमें होते हैं बेटा दो, इनको बोलेंगे हम नासा छिद्र। कितने होते हैं संख्या में? ये दो। और ये कहां खुलते हैं? नासा गुहा में। और नासा गुहा को क्या बोलते हैं बच्चों? नेजल कैविटी। अब हम क्या देखते हैं कि ये दो नाक के छिद्र होते हैं, ये हमारी नासा गुहा होती है जिसे हम नेजल कैविटी बोलते हैं। और अगर हम नाक की संरचना देखें तो इस तरीके से ये नाक की संरचना में इस तरीके से होती है और यहां पर ये दो छिद्र होते हैं और ये दो भागों में बढ़ जाती है। कौन बढ़ जाती है? नासा गुहा। किससे बढ़ती है बच्चों? ये एक पतली हड्डी होती है और एक पतली झिल्ली होती है जिसके द्वारा नासा गुहा दो भागों में बट जाती है। तो नासा गुहा किसकी वजह से? पतली हड्डी व झिल्ली की वजह से। पतली झिल्ली होती है, इसकी वजह से कितने भागों में बढ़ जाती है? दो भागों में। ठीक है, तो कितने भागों में बढ़ गई है? दो भागों में। अब हम नासा गुहा में क्या देखते हैं बच्चों? नासा गुहा में पाए जाते हैं बाल। पाए जाते हैं ना, सभी की नाक में बाल होते हैं। और क्या पाई जाती है? श्लेष्मा। श्लेष्मा की परत होती है जिसमें से श्लेष्मा स्रावित होती है। तो श्लेष्मा और बाल होते हैं। इन दोनों की वजह से क्या होता है कि धूल, मिट्टी, इनके कण यानी कि धूल के कण और जीवाणु, और आजकल आपको पता ही है कौन सी बीमारी फैल रही है? कोरोना बीमारी। तो वो वायरस की वजह से फैल रही है। ठीक है, तो वायरस, तो इनको रोकने का काम कहां किया जाता है? नासा गुहा से आगे जाने से किया जाता है। तो वायरस जो अभी कोरोना चल रहा है इसके लिए हम क्या रोकथाम कर रहे हैं कि मुंह पर हम क्या लगाते हैं? मास्क लगाते हैं और सोशल डिस्टेंस बना के हमको रखनी है। तो नासा गुहा है, नेजल कैविटी बोलेंगे, पतली हड्डी से कितने भागों में बटी होती है? दो भागों में। और नासा गुहा में बाल होते हैं और श्लेष्मा स्रावित होती है जो धूल कण, जीवाणु और वायरस को अंदर जाने से रोकते हैं। मेन तो हमारे धूल कण और जीवाणुओं को जाने से ही रोकते हैं। अब देखिए, ये धूल कण को तो बाल होते हैं, वो धूल कण को रोक लेते हैं। श्लेष्मा क्या करती है? ये चिपचिपी होता है पदार्थ और ये क्या करती है? जब जीवाणु या धूल कण कोई जाते हैं तो हमारी नाक में अंदर चिपक जाते हैं और क्या होते हैं? फिर ये बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो नाक क्या करती है? वायु का शुद्धिकरण करती है। कौन शुद्धिकरण करते हैं? ये बाल और श्लेष्मा। ठीक है बच्चों। अब आगे नासा गुहा आगे जाकर कहां खुलती है बच्चों? नासा ग्रसनी में।
और नासाग्रसनी को क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंग्स। ठीक है बच्चों, तो कहां खुली नासा गुहा? आगे जाके नेजोफेरिंग्स में। आगे अगर हम देखें तो ये हमारा नाक का हिस्सा यहां तक हो जाता है। आगे जो हमारा दूसरा भाग है जिससे हम श्वसन क्रिया करते हैं, कब श्वसन क्रिया करते हैं? जब कई बार हमारी नाक क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, या किसी कारणवश हम नाक से श्वसन नहीं कर पाते या कम कर पाते हैं, तो हम मुख से भी श्वसन करते हैं। और मुख कैसा है श्वसन का? द्वितीय अंग है मुख। पहला अंग तो कौन था श्वसन का? मेन नाक। तो श्वसन का द्वितीय अंग कौन है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए श्वसन का द्वितीय अंग कौन सा है, तो क्या बताओगे बच्चों? मुख। तो मुख से भी श्वसन करते हैं। और मुख आगे जाकर कहां खुलता है बच्चों? मुख गुहा में। मुख गुहा में। अब बच्चों जिस प्रकार से नाक में बाल और श्लेष्मा थे, ऐसे मुख में नहीं होते, तो मुख से जो वायु जाती है वो पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होती है। तो शुद्धिकरण के लिए मेन नाक में से ही जाना चाहिए। जो हमारी वायु है कहां से जानी चाहिए? नाक में से। कई बार मुंह से कर लेते हैं तो वायु शुद्ध नहीं हो पाती है। और ये मुख गुहा से कहां पर जाती है वायु? मुख ग्रसनी में। कहां जाती है बच्चों? मुख ग्रसनी में। और मुख ग्रसनी को क्या बोला जाता है बच्चों इंग्लिश में? ओरोफेरिंग्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए मुख से वायु गई, कहां गई? मुख ग्रसनी में। और नासाग्रसनी से भी कहां पर आती है वायु? कहां पर आती है? मुख ग्रसनी में। तो इस तरीके से बच्चों देखिए, ये आपको एक वेन डायग्राम दिखाई दे रहा है जिससे कि आप इजीली याद कर सकते हैं। बिल्कुल आपको इजी है, ज्यादा आपको थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वेन डायग्राम बना लिया, याद कर लिया, तो आप फटाफट से अपना आंसर लिख सकते हैं, अगर आपके दिमाग के अंदर ये फीड है तो। नासिका, उसके बाद नासा छिद्र होते हैं, 2 होते हैं, नासा गुहा है, आगे जाके नासा गुहा में वायु जाएगी, और वायु आगे जाके नासा गुहा में जाकर बाल और श्लेष्मा से इसका शुद्धिकरण हो जाएगा। नासा गुहा से आगे वायु कहां जाएगी? नासा ग्रसनी में। कई बार मुख से भी श्वसन क्रिया कर लेते हैं, तो द्वितीय अंग है मुख, किसका? श्वसन का। और मुख से कहां जाता है वायु? कहां जाती है? मुख गुहा में। और मुख गुहा से भी कहां जाती है? मुख ग्रसनी में। नासा ग्रसनी से भी वायु कहां जाती है? मुख ग्रसनी में। आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो ये हमारा ऊपरी श्वसन तंत्र का भाग चल रहा था, जिसमें हमारा पहला भाग था कौन सा? पहला हिस्सा कौन सा था? नासिका। दूसरा कौन सा था? मुख। और तीसरा आता है ग्रसनी। और ग्रसनी 3 भागों में बटी हुई थी। ग्रसनी कौन कौन सी? नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। तो आगे अब मुख ग्रसनी से वायु कहां जाती है बच्चों? कंठ ग्रसनी में। कहां जाती है बच्चों? कंठ ग्रसनी में। ग्रसनी के 3 भाग बताए थे ना आपको, कौन कौन से बताए थे? नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। ठीक है, कंठ ग्रसनी को लैरिंजोफेरिंग्स बोलते हैं बच्चों इसे इंग्लिश में। थोड़ा हमको इंग्लिश के वर्ड्स भी याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? लैरिंजोफेरिंग्स। आगे अब हमारे 3 भाग तो हो गए हैं ऊपरी श्वसन तंत्र के। कौन कौन से? नासिका, मुख, ग्रसनी। कंठ ग्रसनी में वायु चली गई है, कहां से? मुख ग्रसनी से। कहां चली गई वायु? अब कंठ ग्रसनी में। अब आगे का देखते हैं बच्चों। आगे कंठ ग्रसनी से आप कंटिन्यू रखेंगे आपके रजिस्टर के पेज पर। यहां बोर्ड पर छोटा है तो पूरी तरीके से नहीं आ पा रहा, तो आगे हम कंठ ग्रसनी से इसको कंटिन्यू रखेंगे अपने रजिस्टर के पेज पर। अब देखिए बच्चों, कंठ ग्रसनी आ गई थी, तो वायु कहां पर आई थी? कंठ ग्रसनी के अंदर। कंठ ग्रसनी से वायु कहां जाती है बच्चों?
स्वर यंत्र, बताया था ना आपको। चौथा भाग है किसका? ये ऊपरी श्वसन तंत्र का। कौन सा भाग है ये? चौथा भाग है, स्वर यंत्र। और स्वर यंत्र को इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं लैरिंक्स। ठीक है बच्चों, आगे देखो, स्वर यंत्र के बारे में मैंने कुछ आपको बताया था। क्या बताया था? कि स्वर यंत्र में, ये स्वर यंत्र है, इसमें 9 उपास्थियां होती हैं बच्चों। ये क्या काम करती हैं? जब वायु आती है तो उस वायु को क्या करती हैं? कंपन पैदा करती हैं और हमारे क्या निकलते हैं? स्वर निकलते हैं। यहां पर जो स्वर यंत्र है उससे पहले एक ढक्कन पाया जाता है, जिसे हमने बताया था। क्या कहा था? घाटी ढक्कन। क्या बोला था बच्चों? घाटी ढक्कन। और घाटी ढक्कन को इंग्लिश में क्या बताया था बच्चों? एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस क्या काम करता है? भोजन को वायु मार्ग में, श्वसन मार्ग में, श्वास नली में जाने से रोकता है, स्विच का काम करता है। ये मैंने आपको बता दिया था। तो हमारे ऊपरी श्वसन तंत्र के ये 4 भाग हो गए थे। कौन कौन से? नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र। ठीक है बच्चों, तो आपने इसका वेन डायग्राम बना लिया जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब देखिए बच्चों, अब हमारा आता है निचला श्वसन तंत्र। निचला श्वसन तंत्र आ गया। स्वर यंत्र से वायु कहां पर आएगी? निचले श्वसन तंत्र में आएगी। और निचला श्वसन तंत्र के कई भाग बताए थे। कौन कौन से भाग बताए थे? श्वास नली, श्वास नली। अब अगर हम श्वास नली देखें तो यहां पर स्वर यंत्र था और स्वर यंत्र से क्या निकली थी? श्वास नली निकली थी। और ये कहां तक होती है बच्चों? गर्दन से और वक्ष गुहा तक होती है, वक्ष स्थल तक होती है। आगे जाके ये क्या होती है? 2 भागों में बट जाती है, राइट और लेफ्ट। देखिए बच्चों, ये जो श्वास नली है इसको क्या बोला जाता है? ट्रैकिया। ठीक है, तो ये क्या है कि स्वर यंत्र, श्वास नली क्या काम करती है? स्वर यंत्र। और ये जो आगे श्वसनी है इसको जोड़ने का काम करती है। और कहां से कहां तक होती है श्वास नली बच्चों? गर्दन से और वक्ष गुहा तक। और क्या देखा था हमने? इसमें सी आकार की, जैसे सी होता है ना, इस तरीके से सी आकार की क्या पाई जाती हैं? पेशियां पाई जाती हैं, उपास्थियां पाई जाती हैं। सॉरी बच्चों, क्या पाई जाती हैं? उपास्थियां। और उपास्थियां मैंने आपको पहले ही बताया था। क्या होती हैं उपास्थियां? हड्डी और स्किन से, मांस से, इस तरीके से जो हमारी संरचना है उसको क्या कहा था हमने? उपास्थि। जैसे हमने आपको बताया था कान की। ठीक है ना, तो आपको याद आ गया होगा कि जो मैंने आपको समझाया था। ये सी आकार की उपास्थियां क्या करती हैं कि जब वायु आती है या जाती है तो श्वास नली को पिचकने से रोकती है। तो श्वास नली का नाम ट्रैकिया। क्या होता है इसके अंदर? कहां से कहां तक होती है ये होती है गर्दन से कहां तक बच्चों? वायु कहां तक पहुंचाती है? ये वक्ष स्थल तक पहुंचाती है वायु। कौन? श्वास नली। और क्या काम करती है ये? स्वर यंत्र को, लैरिंक्स को किससे जोड़ती है बच्चों? श्वसनी से जोड़ती है। और क्या होता है बच्चों इसके अंदर? इसके अंदर सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। किसके? उपास्थि के। सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। और ये छल्ले क्या काम करते हैं बच्चों? ये छल्ले श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। तो आपने श्वास नली के बारे में क्या क्या देखा? श्वास नली 5 इंच लंबी होती है। लंबाई कितनी होती है इसकी? 5 इंच। तो श्वास नली 5 इंच लंबी नली है।
और कहां से कहां तक होती है बच्चों? गर्दन से वक्ष स्थल तक होती है और स्वर यंत्र को श्वसनी से जोड़ने का काम करती है। और बच्चों इसके अंदर क्या होते हैं? सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले क्या करते हैं? श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? तो आप देखिए, अब इसकी एक एक करके थ्योरी लिखते हैं आपकी, श्वास नली ये होती है, श्वास नली वो होती है, ऐसे याद करने में आपको दिक्कत आएगी। तो आप एक एक पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे तो आपको याद करने में भी इजी रहेगा। तो देखिए, श्वास नली का पहला पॉइंट क्या हो गया? कहां से कहां तक होती है? गर्दन से वक्ष स्थल तक। किसको जोड़ने का काम करती है? स्वर यंत्र को श्वसनी से जोड़ने का काम करती है। क्या होता है? 5 इंच लंबी होती है ये, और इसमें क्या पाए जाते हैं? सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। वो क्या काम करते हैं? श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, श्वास नली ये ऊपरी निचले श्वसन तंत्र का भाग थी, पहला भाग है श्वास नली। अब निचले श्वसन तंत्र का आगे दूसरा भाग हम बताते हैं, श्वसनी। कौन सा भाग है बच्चों? श्वसनी। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। मैंने अभी अभी चित्र के द्वारा भी समझाया था आपको कि श्वास नली आगे जाके 2 भागों में बट गई थी, राइट और लेफ्ट, दाएं और बाएं भाग में। और दाएं और बाएं भाग में किसमें बट गई थी ये? श्वसनी में। तो श्वसनी कितने भागों में बट गई? 2 भागों में। कौन कौन से में? दाईं श्वसनी और बाईं श्वसनी। ठीक है बच्चों, आगे देखो बच्चों, ये श्वसनी आगे जाके और कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिससे क्या बनाती है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्वसनिकाएं। क्या बनती हैं? श्वसनिकाएं। यहां पर भी दाएं और बाएं दोनों तरफ क्या बनाती हैं ये? श्वसनिकाएं। कौन कौन सी श्वसनिकाएं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्वसनिकाएं बच्चों। श्वसनिकाएं ब्रोंकियोल्स। तो श्वसनी और श्वसनिकाएं हमारा दूसरा भाग हो गया। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि स्वर यंत्र से वायु कहां पर आई? श्वास नली के अंदर। स्वर यंत्र से कहां पर आई है? श्वास नली के अंदर। और श्वास नली की हमने विशेषताएं आपको बता दी है। और श्वास नली से आगे वायु कहां जाती है? श्वसनी में और श्वसनिकाओं में। और श्वसनी कितने प्रकार की होती हैं? 2, दाईं और बाईं दोनों तरफ जाके बढ़ जाती हैं ये, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्वसनिकाओं में बच्चों। आगे देखिए बच्चों, ये जो श्वसनिकाएं ब्रोंकियोल्स हैं, आगे कीप नुमा संरचना में खुलती हैं। जैसे कीप होती है, कुप्पी होती है, ऐसी संरचनाओं में खुलती हैं, जिन्हें हम कूपिकाएं कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? कूपिकाएं। और इंग्लिश में बोले तो एल्वियोलाई। ठीक है बच्चों, तो आगे जो हमारी श्वसनिकाएं हैं वो कहां खुलती हैं? कीप नुमा संरचना में खुलती हैं, जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं बच्चों। अब बताइए बच्चों, देखिए आप, जो एल्वियोलाई है किस तरीके से, ये बहुत सारी ब्रांचेज आती है इस तरीके से। और ये ब्रांचेज, ये शाखाएं प्राथमिक, द्वितीयक और टर्शरी, 3 प्रकार की, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 प्रकार की, किसमें?
शाखाओं में बढ़ जाती है और इनको हम कहते हैं श्वसनिकाएं। और श्वसनिकाएं कीपनुमा कुप्पीनुमा संरचनाओं में खुलती है और इन कीपनुमा कुप्पीनुमा संरचनाओं को हम कहते हैं कूपिकाएं या एल्वियोलाई। और इनका काम क्या होता है बच्चों? गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय होता है इनका काम। क्या काम करती हैं ये? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को विनिमय करती हैं, एक्सचेंज करने का काम करती हैं बच्चों। तो बच्चों अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तो बच्चों ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं और अभी मैंने आपको जो समझाया था शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप जैसा मैंने समझाया है इसी तरीके से आप वेन डायग्राम से याद करेंगे तो आपको बहुत इजी और सहज रहेगा। आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं और एग्जाम टाइम में अपने पॉइंट्स बना के इस तरीके से आप लिखने में भी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे नंबरों से भी पास होंगे और लिख भी अच्छा सा सकते हैं बच्चों। तो आगे देखिए, हमने कूपिकाएं बताई थी और कूपिकाएं क्या काम करती हैं? गैसों का विनिमय। अब देखिए बच्चों, निचला श्वसन तंत्र पढ़ा और निचले श्वसन तंत्र में हमने बच्चों क्या पढ़ा? अभी अभी श्वास नली, श्वसनी और श्वसनिकाएं। तीसरा भाग आता है निचले श्वसन तंत्र का, फेफड़े या लंग्स। देखिए बच्चों, श्वसनी, श्वसनिकाएं, रक्त केशिकाएं, कूपिकाएं, ये अभी दाईं और बाईं तरफ बट गई थी और दाईं और बाईं तरफ बटकर इन सब ने, ये सब कहां गई? एक संरचना के अंदर गई और उस संरचना को हमने क्या कहा? लंग या फेफड़े। अब हम देखें तो ये दोनों तरफ, दाईं और बाईं दोनों तरफ गई थी, तो इसलिए फेफड़े भी कितने तरह के हो गए बच्चों? दो टाइप के। कौन कौन से? राइट लंग और लेफ्ट लंग। ठीक है बच्चों, तो दायां और बायां फेफड़ा, इनके अंदर क्या थी? श्वसनी, श्वसनिकाएं, रक्त केशिकाएं और कूपिकाएं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो राइट लंग है, दायां फेफड़ा है, वो कैसा होता है? लेफ्ट की तुलना में कम लंबा होता है। तो लंबाई क्या होती है लेफ्ट की तुलना में? कम। और लेफ्ट की तुलना में चौड़ा ज्यादा होता है। किसकी तुलना में बच्चों? बाएं फेफड़े की तुलना में। ये होता है दायां फेफड़ा और वो होता है बायां फेफड़ा, लंग। तो जो राइट लंग है, दायां फेफड़ा है, वह कम लंबा और चौड़ा ज्यादा होता है बच्चों। और जो लेफ्ट लंग है, जब ये कम लंबा है तो ये लंबा ज्यादा होगा। किसकी तुलना में? राइट की तुलना में। तो लंबा ज्यादा किसकी तुलना में बच्चों? दाएं फेफड़े की तुलना में। चौड़ाई इसकी क्या होती है?
कम होती है, तो ये चौड़ा कैसा होता है? कम। कौन सा फेफड़ा बच्चों? कौन सा? लेफ्ट लंग। चौड़ा कैसा होता है? ये कम होता है। क्यों होता है बच्चों? आपको पता ही है, और नहीं है तो पता चल जाएगा, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र इसके बाद। तो परिसंचरण तंत्र में आप पढ़ोगे हृदय। तो मानव का हृदय जनरली बाईं तरफ पाया जाता है। तो जब हृदय बाईं तरफ पाया जाता है तो ये क्या कर देता है? हृदय की वजह से क्या हो जाती है कि बाएं फेफड़े की यानी कि लेफ्ट लंग की लंबाई क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, और उसको चौड़ाई कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो दाईं तरफ का लंग है, फेफड़ा है, ये 3 खंडों में बटा होता है। कितने खंडों में? 3 खंडों में, और 3 से और खंड बढ़ जाते हैं, और आगे कई खंडों में बढ़ जाता है। तो मेन हमारे लिए पॉइंट क्या है कि दायां फेफड़ा कितने खंडों में बटा होता है? 3 खंडों में। और बायां फेफड़ा कितने खंडों में बटा होता है? 2 खंडों में। हमने ये फेफड़ों को तो बता दिया, लेकिन हमने बताया नहीं कि पहले के फेफड़े कितने होते हैं? 2 होते हैं। कैसे होते हैं ये? गुलाबी कलर के होते हैं बच्चों ये, और कोमल और लचीले होते हैं ये। कैसे होते हैं बच्चों? लचीले। कौन बच्चों? फेफड़े। तो फेफड़े का पहला बिंदु आ गया क्या? 2 होते हैं। कैसे होते हैं? गुलाबी, कोमल और लचीले। फेफड़े कितने भागों में बटे होते हैं? 2 भागों में। कौन कौन से? दायां फेफड़ा और बायां, राइट लंग और लेफ्ट लंग। अब इनके बीच में देखें तो दायां कम लंबा होता है बाएं की तुलना में, चौड़ाई भी इसकी क्या होती है? ज्यादा होती है। और कितने खंडों में बटा होता है? ये 3 खंडों में। और यहां पर देखें तो लेफ्ट लंग क्या है? लंबा ज्यादा होता है, चौड़ाई कम होती है, और 2 खंडों में बटा होता है। और फेफड़े पाए कहां जाती है? सिचुएट कहां होते हैं? तो फेफड़े पाए जाते हैं कहां पर? कहां पाए जाते हैं? वक्ष स्थल में, डायफ्राम की सतह के ऊपर। अब डायफ्राम क्या है ये बताएंगे हम आपको। डायफ्राम के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो देखो ये आपको लंग्स अच्छे से याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे? फेफड़े, लंग्स कहां पाए जाते हैं? वक्ष स्थल में, डायफ्राम की सतह के ऊपर। कहां पर पाए जाते हैं? डायफ्राम की सतह के ऊपर। और बच्चों कितने होते हैं संख्या में? 2। कैसे होते हैं? गुलाबी रंग के। और कैसे होते हैं? कोमल। और कैसे होते हैं बच्चों? लचीले। 2 संख्या में है, तो 2 संख्या में कौन कौन से हैं बच्चों? दायां और बायां। दायां कैसा होता है? कम लंबा होता है बाएं की तुलना में, चौड़ा ज्यादा होता है, और 3 खंडों में बटा होता है। तो बायां इसके विपरीत होगा, लंबा ज्यादा होगा दाएं से, चौड़ा कम होगा, और कितने खंडों में होगा? 2 खंडों में होगा। और फेफड़ों के अंदर और क्या होती हैं? श्वसनी, श्वसनिकाएं, रक्त केशिकाएं और कूपिकाएं पाई जाती हैं। तो कूपिकाएं क्या काम करती हैं बच्चों? कूपिकाएं गैसों का विनिमय का काम करती हैं। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो हमने लंग्स, फेफड़े, थोड़ा सा फेफड़ों के बारे में और कि जो फेफड़े कहां पर होते हैं? पसलियां होती हैं हमारी। ठीक है, पसलियों का पिंजरा होता है, ये पसलियां होती हैं। ठीक है, दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी। और ये पसलियों का पिंजरा होता है, और इस पिंजरे के अंदर क्या होते हैं? ये लंग्स होते हैं बच्चों। पसलियां क्या काम करती हैं? इन लंग्स को, हड्डियों की बनी होती है ना पसलियां, ये क्या काम करती हैं? लंग्स को चोट लगने से बचाती हैं, फेफड़ों को चोट लगने से बचाती हैं बच्चों। तो अभी हम फेफड़ों के बारे में पढ़ रहे थे, तो कहां होंगे ये? अस्थि पिंजर के, पसलियों का जो अस्थि पिंजर है उसके अंदर होंगे दोनों। ठीक है, तो हम बता सकते हैं
पसलियां होती हैं, तो पसलियों का जो अस्थि पिंजर होता है उसके अंदर होते हैं ये फेफड़े। पसलियां क्या काम करती हैं? इनकी सुरक्षा करती है। अभी देखो बच्चों, ये हमारे फेफड़े थे जो हमने पढ़े थे, ठीक है, दायां और बायां। मैं एक का ही बता रही हूं अभी समझाने के लिए। तो ये क्या होता है, फेफड़ों के बाहर दोहरी परत की झिल्ली पाई जाती है बच्चों, दोहरी परत की झिल्ली पाई जाती है, और इस झिल्ली को हम कहते हैं फुफ्फुसीय आवरण। क्योंकि फुफ्फुस किसको बोलते हैं बच्चों? फेफड़ों को फुफ्फुस भी बोलते हैं। तो ये क्या है, हमारा फुफ्फुसीय आवरण है। और इस फुफ्फुसीय आवरण के अंदर द्रव भरा होता है बच्चों थोड़ा, जिसे हम क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय द्रव कहते हैं बच्चों। और ये फुफ्फुसीय द्रव क्या करता है, जैसे कभी चोट लगती है तो उसको एकदम से पिचके नहीं फेफड़े, तो उसको क्या करते हैं, उसकी साइज आकार ये बनाए रखते हैं और चोट लगने से बचाते हैं। कौन बचाता है? फुफ्फुसीय द्रव। सुरक्षा करता है फुफ्फुसीय द्रव भी, किसकी? फेफड़ों की। तो फेफड़ों की सुरक्षा कौन करती है? पसलियां, पसलियों का अस्थि पिंजर। और कौन करता है? फुफ्फुसीय द्रव। अब आप देखिए बच्चों, जो महिलाएं होती हैं और पुरुष होते हैं, तो पुरुषों के जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, पुरुषों के लंग्स, फेफड़े क्या होते हैं? हैवी होते हैं, भारी होते हैं। किसकी तुलना में? महिलाओं की तुलना में। तो महिलाओं के कैसे होते हैं? कम भारी होते हैं फेफड़े, लंग्स, और पुरुषों के कैसे होते हैं? भारी होते हैं। तो आपको आया समझ में? मैंने अभी आपको किसके बारे में बताया था? निचले श्वसन तंत्र के बारे में। और निचले श्वसन तंत्र के अंदर क्या क्या आया था? श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं और फेफड़े। ठीक है बच्चों, तो यहां पर बहुत सारी कूपिकाएं और बहुत सारी ब्रांच नुमा क्या पाई जाती हैं? श्वसनिकाएं पाई जाती हैं, और जिनमें क्या भरी होती है? वायु भरी होती है। और इन कूपिकाओं से रक्त केशिकाओं के जरिए क्या होता है? गैसों का विनिमय होता है। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो जाएगा आपको अच्छे से। अगर आप रिपीट करते हैं, बार बार दोहरान करते हैं समझ समझ के, तो आप अच्छे से कर सकते हैं इसे। तो देखिए बच्चों, तीसरा पार्ट आता है। सबसे पहला हमारा ऊपरी श्वसन तंत्र था, दूसरा निचला श्वसन तंत्र था। अब तीसरा भाग आता है हमारा श्वसन मांसपेशियां। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, मांसपेशियां हैं ये, और श्वसन में सहायता करती है मांसपेशियां। और जो मुख्य श्वसन में जो मांसपेशी सहायता करती है उसका नाम है मध्यपट या डायफ्राम। मध्यपट या डायफ्राम किसकी बनी होती है बच्चों? ये कंकाल पेशी की बनी होती है। कौन सी? कंकाल पेशी। कहां पाई जाती है ये? वक्षस्थल की सतह पर पाई जाती है। और कैसी संरचना होती है ये डायफ्राम? जैसे चद्दर होती है, ऐसे चद्दर नुमा संरचना है बच्चों ये। कौन बच्चों? डायफ्राम या मध्यपट। कैसी संरचना है? चद्दर नुमा। और कहां पाई जाती है ये बच्चों? वक्षस्थल की सतह पर। अब बच्चों, आपने पढ़ा मध्यपट श्वसन मांसपेशी है मेन, और किससे बनी होती है? कंकाल पेशी की बनी होती है। और कैसी संरचना है ये? चद्दर नुमा संरचना है बच्चों ये। और कहां पाई जाती है? वक्षस्थल की सतह पर। हम थोड़ा सा इसको देखेंगे डायग्राम से कि बच्चों ये हमारे लंग्स थे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से लंग्स थे। तो आपने देखा ही था कि दायां तो कम लंबा था और बायां कैसा था? ज्यादा लंबा था। ठीक है, थोड़ा लंबा था ये बायां वाला फेफड़ा। तो यहां पर
इस जगह पर क्या पाई जाती है बच्चों? ये चद्दर पाई जाती है, चद्दर नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मध्यपट या डायफ्राम। ये मध्यपट या डायफ्राम क्या करती है कि जब हम सांस लेते हैं तो ये इस तरीके से संकुचित हो जाती है, तो वायु क्या होती है? लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर आ जाती है, और जब सांस छोड़ते हैं तो ये कैसी हो जाती है? शिथिल हो जाती है। तो जो ये हमारा डायफ्राम है, मध्यपट है, इसके संकुचन और शिथिलन की वजह से क्या होती है बच्चों? वायु शरीर के अंदर व बाहर जा पाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से वायु अंदर और बाहर जा पाती है। अब हम बताते हैं, थोड़ा सा हल्का सा आपको बताएंगे कि बाहर वायु है उसका दाब ज्यादा होता है। जब बाहर की वायु का दाब ज्यादा होता है और शरीर का, जो हमारे शरीर के अंदर है, उसका दाब कम होता है, तो वायु श्वसन क्रिया में हमारे शरीर के अंदर आती है। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही फिर कूपिकाओं से होती हुई कहां जाती है? रक्त के माध्यम से, रक्त के परिवहन से कोशिकाओं तक जाती है। फिर वहां CO2 बनती है, तो CO2 का दाब क्या होता है? हमारे शरीर में ज्यादा हो जाता है और वायुमंडल की तुलना में ज्यादा हो जाता है। जब वायुमंडल की तुलना में CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का दाब ज्यादा हो जाता है और बाहर की वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कम होता है, तो हमारे शरीर से CO2 अधिक दाब से कम दाब की ओर बाहर निकाल दी जाती है। इस तरीके से बच्चों ऑक्सीजन गैस का शरीर में अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकालना श्वसन क्रिया कहलाती है। आज हमारा ये श्वसन का चैप्टर खत्म हो गया है। कल हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।